प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो पर अंत तक बने रहें और उसको देखें। यह वीडियो आपके लिए, आपकी संतान के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जिसकी शादी हो गई है उसके लिए भी, जो होने वाली है, जो ढूंढ रहे हैं रिश्ता उसके लिए भी, सभी के लिए बड़ा लाभप्रद है। आज का विषय होगा सूर्य शुक्र की युति वैवाहिक सुख में बाधक बनती है। आपका लगन कोई भी हो और सूर्य शुक्र की युति कहीं पर भी हो तो वह बाधक बनती है। दर्शकों शुक्र के विषय में मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है, 138 एपिसोड में भी, और मैं हमेशा अक्सर बताता रहता हूं कि जिसका शुक्र ठीक है उसका जीवन अच्छा है, शुक्र जिसका सार्थक है उसका जीवन सार्थक है, और जिसका शुक्र बिगड़ा हुआ है उसका जीवन बिगड़ जाता है। दर्शकों यह बात ध्यान दो कि किसी भी प्राणी का जो जन्म होता है तो वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव साथ लेकर के आता है। उसका जन्म आकाश में जो ग्रहों की स्थिति बनती है, दशाएं बनती है, उसी के आधार पर उस प्राणी को जन्म मिलता है ताकि वो अपने पूर्व जन्म को कर्मों का फल भी भोग सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुख सभी भौतिक सुखों का कारक है और ग्रहों में शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सभी वैवाहिक दांपत्य सुख दे सकता है, क्योंकि विवाह का कारक भी शुक्र है माना गया है। काल पुरुष की राशि में द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर सप्तम भाव में जीवन साथी योग मिलेगा, दांपत्य जीवन तभी होगा, तभी कुटुंब की वृद्धि कर सकते हैं। उसका तभी होगा जब पत्नी के साथ वैवाहिक सुख अच्छा होगा। इस प्रकार सप्तम भाव जीवन साथी का माना गया है और इन दोनों का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ही है। शुक्र 9 ग्रहों में बहुत ही नाजुक और कोमल है और शुक्र की दूरी सूर्य के नजदीक है। सूर्य के एकदम नजदीक बुध ग्रह आता है, उससे थोड़ी दूर शुक्र आता है। आप ऐसा मान करके समझो कि शुक्र 6 महीने में तो अस्त ही रहता है। शुक्र से एक आधा ग्रह आगे पीछे शुक्र की स्थिति बनती है। किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना और बलवान होना उस जातक की कुंडली में विद्यमान कई दोषों को भी नष्ट कर सकता है। इसके विपरीत सूर्य गर्म ग्रह है, उग्र है, आग का गोला माना गया है, पापी ग्रह माना गया है। एक तरफ जहां शुक्र एकदम कोमल है और दूसरी तरफ सूर्य एकदम गर्म आग उगलता हुआ क्रूर ग्रह है। शुक्र के नजदीक होने से उसकी कोमलता मुरझा जाती है और वो अपना शुभ प्रभाव देने में असफल हो जाता है। पति पत्नी के रिश्तों में तलाक की भी स्थिति बन जाती है। मुख्य कारक शुक्र ही बनता है। राहु केतु हैं, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है 50% से ज्यादा तक तो शुक्र तलाक आदि का सूर्य ही कारक बनता है। सूर्य के साथ देखने में ज्यादा केसेस मिलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि यदि वैवाहिक सुख की प्राप्ति करने के लिए शुक्र और सूर्य की युति होगी तो वैवाहिक में मधुरता की कमी आएगी और शुक्र चाहे उसकी परिधि में हो, अस्त हो गया अलग बात है, लेकिन शुक्र के नजदीक होने से भी जिस प्रकार हमको दोपहर की धूप हम सहन नहीं कर पाते, इसी प्रकार उसके नजदीक होने से भी शुक्र जो है उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाता और दांपत्य जीवन में मधुरता की कमी बनती है। भले ही शुक्र
कुंडली में त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र का स्वामी हो या शुभ स्थान में बैठा हो, परंतु अगर सूर्य के साथ है तो अपना फल नहीं दे पाता और जो उसको देना चाहिए केंद्र त्रिकोण आदि का या केंद्र का या शुभ स्थान का, तो वह फल देने में असमर्थ होता है और जातक के पति पत्नी में कभी भी सुख नहीं रहता। क्यों? सुख दाम्पत्य सुख का कारक है, सुख भौतिक सुखों का कारक है, और अस्त हो गया तो उसकी तो बात ही अलग है, और भी विकट समस्याएं आ जाती हैं, स्थिति कष्टप्रद हो जाती है। अनुभव में कई स्त्री पुरुषों की कुंडली में हमने देखा है यह युति जो सभी प्रकार से साधन संपन्न होते हुए भी, लेकिन उनके पति पत्नी के में जो एक निष्ठा होनी चाहिए, एक दूसरे के आत्मसमर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रेम होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, उसका अभाव होता है और तलाक की स्थिति भी बन सकती है। यह शुक्र, इसका मुख्य दूषित प्रभाव लगन और सप्तम भाव में पड़ता है। लगन और सप्तम भाव में मुख्य दूषित प्रभाव पड़ता है कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और लगन में होने से वहीं पर उसकी दृष्टि पड़ती है, तो विवाह में रुकावट आ जाती है। उसके बाद द्वितीय भाव और अष्टम भाव में, क्यों? अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाग है और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में उनका बहुत ही महत्व है। उसके बाद चतुर्थ स्थान में चतुर्थ की हानि भी करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप विचार कीजिए, शुक्र और सूर्य की स्थिति कहीं पर भी हो तो वो अनिष्ट कारक होती है, विवाह और दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनती है। शुक्र स्त्री हो या पुरुष हो, दाम्पत्य सुख का दाता है और पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक भी शुक्र है। दूसरी तरफ कन्या के लिए गुरु को विवाह का कारक माना गया, लेकिन शुक्र कन्या हो या पुरुष हो, दोनों के विवाह में मधुर मिठास घोलने का काम शुक्र करता है। और जब सूर्य नजदीक होता है तो शुक्र बेचारा कुंभला जाता है, जिस तरह से धूप की गर्मी में पुष्प कुंभला जाता है और वह अपना फल नहीं दे पाता। ये हालत हमारे जीवन में बनती है। अभी विचार करते हैं जातक की कुंडली पर। जातक का जन्म पुरुष जातक है 12 जून 1992 शुक्ल पक्ष 13 नक्षत्र विशाखा तरण 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उद्भव 26 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु धनु राशि का 7 डिग्री विराजमान है। तृतीय भाव में शनि अपनी राशि में 24 डिग्री लेकर के विराजमान है और छठे भाव में मेष राशि का मंगल 4 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र 27 डिग्री और सूर्य 28 डिग्री लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र अपने ही घर में अस्त है। अब देखिए, सप्तम भाव का स्वामी है और सूर्य ने उसको अपने ही घर में अस्त कर दिया। सूर्य विष्णु भगवान का प्रतीक है, अस्त कर दिया पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। अगर हम इसमें गहराई तक जाएं तो एक सफल ज्योतिषाचार्य, टाइम तो लगता है, तो यह भी पता कर सकता है कि उसके पूर्व जन्म में कैसे फल थे, लेकिन वीडियो छोटा है, 10-15 मिनट में इतना संभव नहीं है, थोड़ा सा प्रभाव बताने वाली बात है। अष्टम भाव में मिथुन राशि मिथुन राशि में बुध 11 डिग्री लेकर सूर्य के नजदीक अस्त है। केतु वहीं पर 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में गुरु 13 डिग्री लेकर 29 मिनट है। तो एकादश भाव में तुला राशि का चंद्रमा विद्यमान है। दर्शकों, वृश्चिक लगन का जैसे हम हमेशा बताते हैं अष्टम राशि है, अपने आप में पितृदोष की मानी जाती है। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है क्योंकि मंगल सेनापति है, इनकी राशि है। अन्य ग्रहों के प्रभाव से नरम भी हो सकता है। ये विपरीत बात को हजम नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून वाली बात पसंद करते हैं। सेनापति है, उसने शासन चलाना है, पसंद नहीं करते और कानून की रक्षा करने वाले होते हैं। लग्नेश मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में है, अश्विनी नक्षत्र में है, राहु से पीड़ित है, पंचम दृष्टि राहु से पीड़ित है। अश्विनी नक्षत्र भी पीड़ित है। अश्विनी नक्षत्र पीड़ित होने से नेत्र रोग, हड्डी का रोग, किसी प्रकार की चोट आदि भागी के आने खर्चा अधिक करेगा। सप्तम दृष्टि से और चतुर्दृष्टि से नीच दृष्टि से भाग को देखा, भाग की भी कुछ हानि करेगा। तो यहां पर लगन भी हानि कर रहा है और लगनेश छठे भाव में किसी प्रकार की चोट आदि ये सब दे रहा है। अष्टम दृष्टि लगन पर है, मानसिक तनाव होना जरूरी बात है। अब बात करते हैं सूर्य की।
सूर्य सप्तम भाव में है, दसम भाव का स्वामी है, शत्रु राशि में है, विवाह सुख में बाधक है, घरेलू परिस्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्वाभिमानी होता है, व्यवसाय में संघर्ष और आशा कर अनुकूल के लाभ नहीं मिलता, वैवाहिक जीवन में वैमनस्य, तलाक की हालत होती रहती है, शुभ नहीं मान जाता, तलाक की स्थिति भी आ सकती है। सप्तम भाव में जिसका सूर्य है, अशुभ है सूर्य, तो आप ये समझो उसका रिश्ता उसके घमंडी से, उसके स्वाभिमान से टूट जाता है, तो वह नरम नहीं होने देता और शत्रु राशि में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है और तुला राशि में द्वादश भाव में है। भाग की कमी होगी, खर्चे का भाव है, खर्चा तो अधिक होगा, भाग की कमी होगी, खर्चा अधिक होगा, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, विदेश में सफलता के योग बनते हैं। तुला राशि में चंद्रमा है, शनि की दसम दृष्टि भी है, धनी भी बनाता है, कुछ चीजों में सुखहीन मिलता है, लेकिन विदेश के लिए अच्छा बताया जाता है। चंद्रमा को शनि देख रहा है, उसकी उच्च राशि में है, शुभ प्रभाव देने वाला है, ऐसे बालक विदेश में जाकर के अपना नाम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल लग्नेश है, मैंने आपको बता दिया। बुध अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव में अष्ट बुध विकल है, प्रभावहीन है। विकल जो अस्त ग्रह होता है वो प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु पंचमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है, दसम भाव में है गुरु, दसम भाव में है गुरु। यशस्वी प्रभावशाली होगा, स्वाभिमानी होगा, उच्च स्तर का रहन सहन भी होगा। पंचम दृष्टि धन भाव को देख रहा है, राहु से अंश ज्यादा है, धन की और कुटुंब की अच्छी होगी। एक सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुखों में कमी का कारण बनता है। और नवम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। जब लग्नेश को मंगल देखता है तो अच्छा शुभ योग बनाता है, क्यों मंगल सेनापति है और गुरुदेव गुरु बृहस्पति है, मंगल को देख रहा है तो अच्छी स्थिति बनती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि तीर्थ भाव में अपनी राशि में, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव अपनी राशि में, पराक्रम की कोई कमी नहीं, बुद्धि भी तेज होगी, पराक्रम में उन्नति करने वाला होगा। तीसरी दृष्टि से संतान के भाव को देख रहा है, शिक्षा तो देगा, संतान में कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। वैसे भी दर्शकों, अगर यहां पर मीन राशि हो और धनु राशि हो, गुरु की राशि यहां पर पंचम भाव में हो, तो अगर उसको गुरु नहीं देखता है, दूसरा कोई भी ग्रह देखे तो आसानी से संतान नहीं मिलती, विलंब होती है, या कभी कभी और भी योग हो तो नहीं भी मिलती है। शनि सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। भाग्य भाव में जो ग्रह देखेगा तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उनके कुछ निश्चित समय है, ये 36 वर्ष की आयु के साथ भाग्य को अच्छा उछाल करेगा। अगर गुरु देखता है तो 16 वर्ष में ही कर देता है, लेकिन शनि देख रहा है तो 36 वर्ष की आयु के बाद अच्छा उछाल देगा। और दसम दृष्टि से द्वादश भाव को उस दृष्टि से खर्चा भी होगा, पर विदेश में अच्छा संबंध बनेंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, राहु द्वितीय भाव में धन और कुटुंब की हानि करेगी, विदेश में उन्नति हो सकता है, धन प्राप्ति में कठिन परिश्रम। सप्तम दृष्टि पंचम दृष्टि से छठे भाव को देगा, शत्रु का दमन होगा। और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, कष्टों का वातावरण बनेगा। और दसम दृष्टि से उतार चढ़ाव देगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा। केतु अष्टम भाव में है, कष्टों का योग बनता है। पंचम दृष्टि से खर्चा अधिक होगा, सप्तम दृष्टि धन की हानि होगी और नवम दृष्टि से सुखों की हानि होगी। ये मैंने आपको इस कुंडली का सूक्ष्म रूप से बताया। बहुत कुछ है, ये तो एक मैंने थोड़ी सी आउटलाइन दे दी आपको इस तरह से, क्योंकि मेन उद्देश्य है सूर्य शुक्र की थी विवाह में। इस जातक की विवाह में देरी हो रही है, शादी नहीं हो रही। इस जातक का हमारे पास कल परसों ही आया कि गुरुजी हमारा भी बताओ, बहुत प्रयास हो गए। यहां पर शुक्र अस्त्र है, शुक्र विवाह का कारक है। अब बात उपाय की सुनो दर्शकों। लग्नेश छठे भाव में पितृदोष अपने आप ही हो गया। और साधारण तौर पर आप देखो किसी भी कुंडली में जो ग्रह अपनी शत्रु राशि में होता है वो अपने प्रभाव के साथ
भाव का भी फल अनिष्ट करता है। वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली की रचना बनती है। पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ कर्मों के लिए प्रायश्चित करना भी पितृदोष है, उसके लिए भी नारायण बलि की जाती है। कुछ मेरे दर्शक ऐसा समझते हैं कि नारायण बलि केवल सिर्फ हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए ही है। नहीं, उनके लिए तो है ही, लेकिन आपके जितने भी जन्म पहले हुए उनके प्रायश्चित के लिए भी नारायण बलि की जाती है, और प्रायश्चित करने के बाद ही उसके उपाय किए जा सकते हैं। सूर्य का उपासना करो, जो ग्रह पीट रहा है उसको राम राम बोलो। राम राम बोलने का मतलब सूर्य की उपासना क्या है? उदय होते हुए अर्घ दो, और सूर्य को आप बलवान कीजिए, उपाय करके बलवान कीजिए, शादी की बात हो जाएगी। उसके बाद भी ये ग्रह दोष आदि निकालने के बाद मंगल पर राहु की दृष्टि है, अंगारक योग बनाता है, लगने से पीड़ित है राहु से। ये सब ग्रह दोष निकालने के बाद इस जातक को कुंभ विवाह अवश्य करना चाहिए। कुंभ विवाह करने के बाद ऐसा हमारा शास्त्र कहता है ये दोष निकल जाएंगे और उसका सुखी जीवन होगा। बुध की महादशा चल रही है, जो 14 अक्टूबर 18 से 35 तक है। बुध विकल है, बुध अस्त्र है। जो अस्त्र ग्रह होता है उसकी दशा भी अशुभ होती है। इसमें शुक्र की अंतर दशा 9-3-22 से 7-1-25 तक अच्छी है। तारा पद्धति में बुध आद्रा नक्षत्र में है और शुक्र मृगशिरा में है और नक्षत्र विशाखा है। दशाएं अंतरदशाएं उसको अच्छी चल रही हैं। अगर ऐसा जातक उपाय करेगा, कोशिश करेगा, तो उसका भी बेड़ा पार हो सकता है। दर्शकों, मैंने आज आपको महत्वपूर्ण बताया कि सूर्य शुक्र की कहीं भी स्थिति हो वह दाम्पत्य जीवन में अशुभ प्रभाव डालती है। लगन और सप्तम में सबसे अधिक, द्वितीय और अष्टम में भी अधिक, और चतुर्थ भाव में चरित्र संबंधी भी परेशानी आ सकती है। कुंडली आपकी कोई भी हो, दर्शकों, मैंने शास्त्रों के मुताबिक आपको अपने ज्ञान के मुताबिक शुक्र और सूर्य की युति वैभाविक सुख में बाधक बनती है, यह मैंने बताया। शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया और सूर्य के बारे में आपको मैंने बताया। एक कोमल ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, उगता हुआ आग का गोला है। दोनों का संगम कैसे मिल सकता है? कोमल ग्रह को जलना ही जलना है। आप समझते हैं कि आपके लिए यह ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप अपने बच्चे की शादी ढूंढ रहे होंगे, रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, या आप मेरे नवयुवक है, जवान है, अपने लिए ढूंढ रहे होंगे। अपनी कुंडली देखिए और विवाह से पहले उसका उपाय कर लीजिए। अपने दोस्तों के लिए देखिए। अगर खुद की शादी हो चुकी है और आप किसी तरह से घर में परेशान है अपने दाम्पत्य जीवन में, तो देखिए आपके शुक्र की स्थिति कैसी है। आप उपाय करेंगे तो मेरा यह अनुमान है कि आपकी स्थिति सुधर जाएगी। दर्शकों, अगर शुक्र योग कारक है कुंडली में, तो आप उसका कुंडली के हिसाब से उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। वो एक कुंडली की पूरा विवरण के बाद आता है अब कुंडली कौन से लगन की है। दर्शकों, मैंने अपना अनुभवी ज्ञान शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, तो आप जरूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बनाता रहूं। दर्शकों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। जिसने काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं करानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखते हैं, जीवन का सार निचोड़ देता है, वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विवाह के लिए बिना किसी शुल्क के गुण मिलान उनकी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भेजता है, वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष एक ऐसा पेड़ है जहां पर वास्तु शास्त्र में भी आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपका संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपने अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन के काबिल है, अच्छा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और आपको इसी प्रकार से मैं अपना अच्छा वीडियो, वास्तविक कुंडली का वीडियो आपको बना करके मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।